गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस में आपका ग्रुप का पेपर है भारत में लोक प्रशासन। भारत में लोक प्रशासन के पेपर के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएं भर्ती एवं प्रशिक्षण, ऑल इंडिया सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश राज्य की प्रमुख विरासत सिविल सर्विसेज हैं और लोक सेवा की दृष्टि से अखिल भारतीय सेवाएं का जो है उनका महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है ना। भारत में जब आज़ाद हुआ और भारत की स्वतंत्रता के साथ भारत के संविधान निर्माताओं ने लोक सेवाओं को निरंतर बनाए रखना उचित समझा। और हालांकि हमारे भारत में स्वतंत्रता के बाद संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था का जो स्वरूप होता है और उसके अंदर फिर आप लोक सेवाओं की अगर आप उनको रखना चाहते हैं तो ये एक तरीके से विरोधी एस्पेक्ट है। अखिल भारतीय सेवाओं के अस्तित्व को बनाए रखना संघवाद के विरोधी जो है वो दृष्टिकोण है। वो इसलिए है कि अखिल भारतीय सेवाएं राज्य सेवा की नहीं होती तो राज्य सेवा के लिए निरंतर चुनौती करती रहती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के लोग होते तो केंद्र के नियंत्रण में हैं, लेकिन इनकी सर्विसेज राज्यों के अंतर्गत होती हैं और लेकिन इनकी प्रतिबद्धता राज्य सरकारों के प्रति नहीं होती है, अपितु केंद्र सरकार के प्रति होती है। इसलिए जो है ये इस जो लोक सेवा है इसको संघात्मक दृष्टिकोण के विरुद्ध माना जाता है। विचित्र विरोधाभास इसको माना जाता है। कुछ जो है इनका अदला बदली या डेपुटेशन जो है दोनों स्तरों पर की जा सकती है, लेकिन इनकी भर्ती, इनका ट्रेनिंग, इनका नियंत्रण, इनके वेतन भत्ते, इनकी सारी सुविधाएं संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से केंद्रीय सरकार करती है। अनेक राज्य सरकारें इन सेवाओं का विरोध करती हैं और निरंतर केंद्र राज्य संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस अखिल भारतीय सेवाओं का जो इशू है ये बहुत ज़्यादा सामने आता है और कई मुख्यमंत्री खुले मंच से इस बात का विरोध करते हुए देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में ब्रिटिश राज्य की महत्वपूर्ण विरासत आईसीएस विशेष रूप से उल्लेखनीय है और आईसीएस का ही भारतीय प्रशासनिक सेवा और इस तरह सा है। अधिकांश जब बना था ये शुरू में जब आईएएस वगैरह का, तो अभिजात्य वर्ग और रूढ़िवादी रुझान के व्यक्ति होते थे। इनको ट्रेनिंग भी ऐसा दिया जाता था कि लोक कल्याण और जन चेतना विकसित होने के बजाय उनमें औपनिवेशिक नौकरशाही की नींव को सुदृढ़ करने की मानसिकता होती थी। उनका जो उद्देश्य है वो कुशल प्रशासन, नियमों का कठोरता से पालन और कानून बनाए रखना मात्र था। जन कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों को लागू करना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे भारत आज़ाद हुआ फिर इनकी व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया। अखिल भारतीय सेवाओं का इतिहास का अगर हम उठा के देखते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी इन सेवाओं व शब्दों का प्रयोग अपने असैनिक कर्मचारियों के लिए करती थी और ये जो है कंपनियों के व्यापारिक हितों का देखभाल करती थी। धीरे धीरे ये कंपनी जो है वो व्यापारिक संस्था ना रह करके जो है शासन करने वाली संस्था रह गई थी। इसमें कर्मचारियों को दो भागों में विभाजित किया गया था। उच्च सेवाओं पर अंग्रेजों का एक छत्र अधिकार था। हिंदुस्तानी नीचे के पदों पर नियुक्त किए जाते थे और जो अंग्रेजी अधिकार के अंतर्गत में काम करते थे। ऐतिहासिक विकास क्रम को समझने के लिए इस पूरे के पूरे सिस्टम को चार भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले 1853 से 1919, 1919 से 1944, 1944 से 1950 और फिर उसके बाद में आज़ादी के बाद अर्थात 1950 के बाद से। पहला चरण तो इनका 1853 से 1919 का था। इसमें हालांकि सारी सर्विसेज का गठन एक साथ नहीं हुआ, लेकिन ये माना जाता है कि 1854 में लॉर्ड मैकाले की जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर जो है
जो है इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन हुआ और सबसे अंत में भारतीय कृषि सेवा 1906 में गठित की गई। तो डॉक्टर माहेश्वरी के हिसाब से अगर अपन चलते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ही आईसीएस की स्थापना हुई। उस समय से ही भारत में एक अखिल भारतीय कैडर विद्यमान है। 1919 में 8 अखिल भारतीय सेवाएं बनाई गई, है ना। 1857 की जब क्रांति हुई तो उससे कंपनी के शासन का अंत हो गया और शासन धीरे धीरे इंग्लैंड सम्राट के हाथों में आ गया। सरकार एज इट इज चलती रही, है ना। लोक सेवाओं को सुव्यवस्थित करने का काम 1886 से लेके 1923 तक 3 शाही आयोग स्थापित किए गए। तो इनके अलग अलग हिसाब से इनकी सेवाओं में विस्तार होता चला गया। अखिल भारतीय जो सेवाएं थी उस समय गवर्नर जनरल का भी उनके ऊपर नियंत्रण नहीं था। वे सीधी भारत सचिव और उसके परिषद के अधीन थी। उस समय अखिल भारतीय सेवा के किसी भी अधिकारी को सपरिषद भारत सचिव के अतिरिक्त कोई भी अधिकारी सेवा से नहीं हटा सकता था। दूसरा चरण आया 1919 से 1944 तक। इसमें कई सेवाएं जोड़ी गईं और कई सेवाओं में सुधार किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम में कुछ परिवर्तन किए गए, है ना। और तीसरा चरण जो है 1944 से 1950 तक आया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान समूचा ढांचा जो है चरमराने लगा था। 1943 में सभी अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती रोक दी गई थी। 1945 में जो है इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन पुलिस के लिए युद्ध कार्मिक सेवा का चयन हुआ, उनकी नियुक्ति नहीं दी गई, है ना। इसके बाद भारत आज़ाद हो गया। सिविल सर्विसेज के 600 सदस्य भारत छोड़ कर के चले गए, केवल 400 रह गए। तो इस प्रकार काफ़ी कमी रह गई। फिर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है आईएएस, आईसीएस, आईपीएस के स्थान पर नई अखिल भारतीय सेवाएं का प्रांतीय सरकारों की स्वीकृति प्राप्त करके उनको बनाया। चौथा चरण जो आया 1950 के बाद, 1950 में विशिष्ट प्रावधान किए गए और अखिल भारतीय सेवाओं में अनुच्छेद 321(2) के अनुसार 2 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। फिर बाद में 1966 में अखिल भारतीय वन सेवा, तीसरी अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया। आजकल जो है अखिल भारतीय सेवाएं कई आपके सामने हैं। अखिल भारतीय सेवाएं स्वरूप एवं विशेषताओं के बारे में ये है कि अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने का प्रमुख उद्देश्य देश भर में प्रशासन स्तर में एक रूपता लाने, उच्च स्तरीय पदों पर काम करने के लिए अनुभवी तथा प्रशिक्षित अधिकारियों का एक संवर्ग गठित करने के लिए प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती करना था। संविधान के भीतर अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके ये घोषणा की जा सकती है कि इस प्रकार की सेवा के लिए स्थापना आवश्यक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय, भारतीय पुलिस सेवा के लिए गृह मंत्रालय, भारतीय वन सेवा के लिए पर्यावरण व वन मंत्रालय नियंत्रण अधिकारी हैं। अखिल भारतीय सेवाओं पर जो नियंत्रण है, नियंत्रण की दृष्टि से केंद्र राज्य संबंधों को तनावपूर्ण बनाने वाला जो प्रधान विषय है जो भारतीय राजनीति में प्रचलित है, वो है इन सेवाओं पर नियंत्रण का प्रश्न। वर्तमान समय में राज्य सेवा में रहते हुए भी इनकी सेवा शर्तें और पदोन्नति आदि का नियंत्रण केंद्र द्वारा होता है। ये केंद्रीय नेतृत्व के प्रति अधिक उत्तरदायी होते हैं और यही जो इशू है वो केंद्र राज्य संबंधों को अधिक तनावपूर्ण बनाता है। इस संबंध में संघात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया जाए और राज्यों के नियंत्रण में वृद्धि की जाए। इस संबंध में अनेक सुझाव दिए जाते रहे हैं। माहेश्वरी के अनुसार तो वो ये कहते हैं कि प्रारंभिक प्रशिक्षण और वेतन भत्तों का निर्धारण तो केंद्रीय सरकार करे, लेकिन उसके बाद उन्हें पूर्ण राज्य नियंत्रण में दे दिया जाना चाहिए। ये हमेशा इशू है। एक के परीक्षा की जो है
एकीकृत योजना है। उम्मीदवार एक परीक्षा देकर अपनी श्रेष्ठता के आधार पर किसी भी अखिल भारतीय सेवा में प्रवेश कर सकते हैं। भारत में प्रतियोगी परीक्षा जो पद्धति अपनाई गई है वो ब्रिटिश पद्धति के समान है, उदाहरण है ना। तो इस प्रकार आप एक तरीके से परीक्षा वगैरह दे करके और कॉमन एंट्रेंस के बाद परीक्षा में आ सकते हैं। लोक सेवा के जो कार्य हैं वो इस प्रकार है: परामर्श देना, नीति निर्माण, नीति को क्रियान्वित करना, अर्धन्यायिक कार्य, प्रत्यायोजित विधि निर्माण, नियोजन संबंधी कार्य, प्रशासनिक कार्य, विकास परिवर्तन के अभिकरण के रूप में, सार्वजनिक सेवाओं को संपन्न करना, प्रशासनिक कार्य क्षमता में वृद्धि करना। इनके अलावा भारतीय जो सेवाएं हैं इनकी कुछ विशेषताएं जो हैं वो अलग से आप कह सकते हैं, है ना। वो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं कि सबसे पहली विशेषता तो ये है कि ये जो है विरासत है, ब्रिटिश शासन की विरासत है। ICS की ये उत्तराधिकारिणी सेवा है। ये नवीन चुनौतियों और दायित्वों से पूर्ण है क्योंकि इनको लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में काम करना होता है। योग्यता पर आधारित भर्ती प्रणाली के आधार पर ये काम करते हैं। समाज के सभी वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व है। विवेकपूर्ण तार्किक सत्ता से युक्त है। लोक सेवाओं को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। संवैधानिक मान्यताएं एवं संरक्षण है। लोक सेवा यहाँ पे एक पेशा है और आजीविका का माध्यम है। लोक सेवा में सामान्यज्ञों का वर्चस्व है। लोक सेवा में राजनीति जो है बढ़ता राजनीतिक हस्तक्षेप है और लोक सेवा के नवीन विविध कार्यों में जो है वृद्धि होती जा रही है। तो एक तो ये सामान्यज्ञ है। सामान्यज्ञ का मतलब होता है कि सामान्य प्रशासन जो सभी सामान्य व्यवस्थाओं में से सामान्य रूप से है। अनेक समय के साथ साथ अनेक विशेषज्ञ और तकनीकी सेवाओं की स्थापना भी होती चली गई। लेकिन विभागीय स्तर पर उच्च पदों पर जो है सामान्यज्ञ नियुक्त किए जाते हैं जिनका कार्यक्षेत्र जन समस्याओं से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार जो इस सेवा का जो दूसरी उद्देश्य विशेषता है वो है बहुउद्देशीय स्वरूप। तो सामान्यज्ञवादी जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बनी हुई है। तो इस प्रकार के जो पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्होंने अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जैसे शांति व्यवस्था बनाए रखना, तो राजस्व एकत्रित करना, तो वाणिज्य या उद्योग का नियमन करना, कल्याणकारी कार्य, विकास कार्य, है ना। इस प्रकार ये सेवा एक प्रकार की बहुपदीय सेवा है। इसके अधिकारी प्रशासन की किसी भी शाखा में कोई भी पद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन एक बात यह है कि एक राज्य में एक IAS अधिकारी 2 वर्ष से अधिक समय तक स्वास्थ्य संचालक के पद पर कार्य करता रहा, है ना। संघ और राज्यों के लिए ये साझा सेवा है। ये अधिकारी दोनों ही राज्य जगह पर उच्च पद पर कार्य कर सकते हैं। अखिल भारतीय होने के नाते संघ सरकार के नियंत्रण में है ना। विशिष्ट वर्गीय ये सेवा है। प्रशासन तंत्र की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से अगर आप अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि भारत की समस्त उच्चतर सेवाओं के सदस्य भारत की शहरी वेतनभोगी और व्यवसायी मध्यम वर्ग से आते हैं। इन सेवाओं में भर्ती होने वाला बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जिन्होंने पब्लिक स्कूलों में या श्रेष्ठ कॉलेजों में पढ़ करके शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन आजकल जो है वो इसका स्वरूप बदलता जा रहा है और एक मध्यम वर्गीय या जो है समाज के दूसरे वर्गों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ता जा रहा है। जो श्रेष्ठ अभिजात्य वर्ग जो पहले था उसमें परिवर्तन आता जा रहा है। ये भारतीय प्रशासन की धुरी है। प्रशासनिक संरचना का मूल ढांचा है। इसके सदस्य केंद्र और राज्य से मिलकर काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत जैसे विशाल विविधता से भरे देश में सुदृढ़ प्रशासनिक कड़ी का काम किया है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के निकट प्रमुख पदों पर काम करते हैं। अन्य सर्वोच्च पदों के ऊपर काम करते हैं जिन्हें मंत्रिमंडलीय नीतियों में समन्वय, भर्ती के नियंत्रण, सिविल सेवा के उच्च अधिकारियों के प्रशिक्षण, अनुशासन और प्रशासनिक नीति का निर्माण का कार्य सौंपा गया है। इनकी पदावधि प्रणाली अपनाई गई है। इनमें
केंद्र अधिकारियों को 3, 4 या 5 वर्ष की पदावधियों के लिए केंद्र सरकार में भेजा जाता है और जिससे ऊपर मतलब केंद्र सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों से परिचित हो जाते हैं, है ना। और अखिल भारतीय सेवाओं के केंद्र और राज्यों के बीच में जो रोटेशन का जो नियम है, ये मानते हैं कि अधिक कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। इनकी सकारात्मक भूमिका भी है। बहुत ज़्यादा पुलिस राज्य का संचालन करने का आरोप लगाया जाता था, लेकिन स्वाधीनता के बाद जन कल्याणकारी राज्य ले लिया है। कोई भी अधिकारी अपने आप को जनता से अलग नहीं रख सकते हैं, तो इनको जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करने का दायित्व अधिक से अधिक आता है ना। जहाँ तक प्रशासनिक सेवा की कुछ समस्याएं हैं, वो ये हैं कि हालांकि उतनी अधिक प्रशंसा प्राप्त आईएएस को नहीं हुई है जितनी ब्रिटिश काल में आईसीएस को प्राप्त हुई थी। सामान्य तौर पर यह माना जाता था कि आईसीएस अधिकारी को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। इसमें प्रखर बुद्धि के चुनिंदा व्यक्ति लिए जाते थे और कुलीन लोग ही इसमें प्रवेश करते थे। तो उसके लिए प्रतिवर्ष 100 व्यक्तियों की औसत व्यक्ति थी। उसमें सभी जाति समुदाय के लोग लिए जाते थे। परिणाम स्वरूप उसमें एकता और सामंजस्य का अभाव है जो आईसीएस में पाया जाता था। एक नई व्यवस्था ने एक अत्यंत अल्पसंख्यक अधिकारी वर्ग के विकास को रोक दिया है, जो सत्ता का भूखा है और जन समाज से अपने आप को अलग थलग पाता है। अतः एक ऐसी प्रशासन सेवा जिसमें कुलीन वर्ग के लोगों को ही भर्ती किया जाता था, बदली हुई नई लोकतांत्रिक व्यवस्था से वो मेल नहीं खाती है। फिर इसकी भर्ती व्यवस्था में प्रादेशिक असंतुलन भी होता है। कुछ प्रदेशों को बहुत अधिक स्थान प्राप्त है और कुछ राज्यों को बहुत कम। एक आलोचना आजकल ये भी कही जा रही है कि बहुत ही मेधावी छात्र, बहुत होनहार छात्र आईएएस की परीक्षा में बैठना पसंद नहीं करते हैं और अधिकांश छात्र मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए, एमबीए ऐसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ओर उन्मुख होते जा रहे हैं जहां अच्छा वेतन और सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तो सरकार को इस बात से काफ़ी चिंता है कि सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों में जो है मेधावी छात्रों की संख्या पहले की अनुपात में काफ़ी कम हुई है। पहले ये अनुपात 1:8.55 था, जो अब 1:15 हो गया है। दूसरा एक बड़ा कारण है विवादास्पद का कि इनका जो स्वरूप है वो सामान्य है। आज के स्पेशलाइजेशन के दौर में एक सर्वशक्तिमान सामान्य स्वरूप वाला एक बहुत बड़ा अधिकारी बहुत उपयोगी नहीं है। एक व्यक्ति चाहे वो कितना भी योग्य क्यों ना हो, वो हर कार्य नहीं कर सकता। तो एक ही प्रकार का प्रशासक, आप स्टील के कारखाने हो, इस्पात मिल हो या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या ऑयल रिफाइनरी हो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये अलग अलग तरह के कार्य हैं। इनको एक आदमी अधिक कुशलता से नहीं कर सकता, तो इनकी समस्याएं सामने आती हैं, तो आलोचना का बिंदु है। दूसरा, संरचनात्मक परिवर्तन के प्रशासनिक जो परिणाम हैं उन पर अभी विचार नहीं हुआ है। पहले क्षेत्र का प्रधान था, क्षेत्र का अनुभव ही विशिष्टता का आधार होता था। आजकल जो है सबसे बड़ा तर्क इनके समर्थन में यही दिया जाता है कि इन अधिकारियों को ही क्षेत्र का अनुभव है। राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी ग्रामीण विकास और क्षेत्रीय प्रशासन पर विशेष बल दिया जाता है और जो है उधर ऊपरी छोर पर उनके स्वरूप को बदल दिया गया है। जिला कलेक्टर अभी जिले में प्रमुख अधिकारी हैं। अन्य सेवाओं की तुलना में उनका कद ऊंचा है और वो अधिकार संपन्न है, लेकिन वो अपनी सेवा में एक सबसे छोटा अधिकारी बनकर के रह गया है और इस तरह से जो है वो अब उस तरह का काम नहीं हो पाता है। नए पदक्रम व्यवस्था में सचिवालय में तहों पर तहें जमकी जा रही हैं। सारे ही सेक्रेटरीट में रहना चाहते हैं जिनका क्षेत्र से तो संबंध अभी नहीं है और कालांतर में और भी दूर होता चला जाएगा। तो जब भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो प्रमुख विशेषता थी कि उसका अपने क्षेत्र के साथ में संपर्क और समग्र दृष्टि न होकर केवल उच्च स्तरीय अगर सामान्य ज्ञान ही रह जाएगा, तो उसका नीति स्तर पर बने रहने का दावा कमज़ोर हो जाएगा। तो उसको अन्य सेवाओं के लिए भी अपना स्थान खाली करना होगा। तो ये जो है बहुत सारी चीज़ें हैं और प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो प्रशासनिक जो
सेवाएं हैं इनको बनाए रखने की जो बातें की हैं, उन्होंने बस ये जो आधार बनाया कि कुशल प्रशासक उपलब्ध हो सकें, यथार्थ स्थिति से अवगत रहने वाले अवसर हो सकें, राज्य प्रशासन को व्यापक और राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण प्रदान करें, केंद्र राज्य मध्यों के बीच में संपर्क बनाए रखें, सेवाओं में संतोष और सुरक्षा की भावना बनी रखें। इन सब के कारण ही इन प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा गया और ये अभी भारत में चल रही हैं, है ना। अगले वीडियो लेक्चर के मिलते हैं बाद में। धन्यवाद।